नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर लेकर आ गया हूं आपके लिए मॉडल पेपर 2 पॉलिटेक्निक परीक्षाओं के लिए। और इससे पहले की वीडियो आपने बहुत ज्यादा हमें लाइक दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। उम्मीद करता हूं इस भाग 2 को और ज्यादा प्यार आपसे मिले। इसी उम्मीद के साथ हम शुभारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आज का पहला सवाल हमारे लिए है कि यदि fx बराबर sin x, gx बराबर cos x, तो सवाल है कि आप ये बताएं कि आपका 4e के पावर 2fx प्लस e के पावर 2gx की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हम क्या होगी ये निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना मित्रों, हमें सिंपल सा काम कर लेना है ये कि हमें कुछ लॉग के फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला, लॉग m log n बराबर होता है log n के पावर m। अगर यहाँ कोई लिखा हुआ अंक है तो ये ऊपर आ जाता है। दूसरी चीज हमारे पास है कि सर e के पावर अगर कोई चीज लिखी हुई है log लगाकर x, तो आप ये पूरा हटाकर सिर्फ इसकी वैल्यू क्या पाएंगे, x। हम इन दो फॉर्मूलों का इस प्यारे से सवाल में इंक्लूड करेंगे। आइए देखिए जरा, सवाल क्या दिया हमको, 4e के पावर 2 और क्या लगा है fx। fx का मतलब हो गया हमारा, एक मिनट, यहाँ सवाल में हमारे log भी लगा हुआ है तो log, ठीक है, e के पावर 2 log और fx का मान है log sin x। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, प्लस e के पावर 2 log gx का मान है log cos x, ठीक है। अब ये देखिए एकदम हमारे पहले फॉर्मूले जैसा, m log n ये ऊपर चला जाएगा, ये चीज इसके पावर में आ जाएगी, ये इसके पावर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4e के पावर log sin स्क्वायर x, ठीक है। और फिर प्लस e के पावर log cos स्क्वायर x। अब प्रॉपर्टी कहती है, दूसरा सूत्र कहता है कि e के ऊपर log लगा हो तो आगे की बात का कोई मकसद नहीं। तो हम इस मकसद को यानी कि इस फालतू की चीज को हटाकर सिर्फ पूरा का पूरा क्या लिख सकते हैं, x। यहां पर क्या लिख सकते हैं उसी जैसे, तो जवाब है सर sin स्क्वायर x, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का योग 1 के बराबर, जिसका मतलब क्या हो गया 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। log 1/2 प्लस log 2/3 प्लस log 3/4 एंड सो ऑन, चलते 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 log 99 बटा क्या लगा दिया गया है 100। पूछा जा रहा है ये कितना आएगा, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी इससे परिचित होंगे कि log m प्लस log n हो तो हो जाता है log m इंटू n, और अगर log p भी यहां बढ़ा दें तो आगे p भी बढ़ जाएगा, m n p। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं अपने सवाल के हल में कि log m प्लस log n प्लस log p, ऐसे सर जी आगे तक। तो इधर देखिए log 1/2 गुणे 2/3, ये जो धन है ये सब गायब होकर मल्टीप्लाई में बदल जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या मिलने वाला है, 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन, ऐसे ही होते हुए लास्ट में 99/100। और देखिए मुश्किल नहीं इसके पहले का बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 98 और आगे तब 99, यहाँ 100 है 2 3 4, तो इसके पहले क्या रहा होगा 99। ये समझाना इसलिए जरूरी था कि क्या क्या कटेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखिए कट रही है अपने पीछे वाले से, 99 इस वाले से, तो हमारे पास बच जाएगा log 1/100। और आप सभी जानते हैं log m/n की वैल्यू होती है log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा हमारा log 1 माइनस log 100, और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब आपको याद करा दिया जाए, log 1 की वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इस आधार पर हमारे पहला सेक्शन 0 और ये log m के पावर n होने के नाते n log m, उल्टा देख लें, n log m अगर रहे हमारे पास, ठीक है, log m के पावर m रहे तो m हमारा आगे और आगे log m, यानी कि घात आगे आ जाती है, तो घात आगे आ गई है log 10, और आप कह सकते हैं सर -2 गुणे 1, आंसर आ गया हमारा -2। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगी होगी, ठीक है। तो ये लॉग से संबंधित 2 क्वेश्चन थे हमारे इस मॉडल पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी काफी प्यारी कमेंट्स हमें पिछले मॉडल पेपर के लिए मिली, इसलिए हमने हौसला किया और प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके मॉडल पेपर करा सकें, जिस बहाने आपका पूरे सिलेबस का जायजा आपको हो सके।
क्वेश्चन अगला है 3 वर्ष बाद दे। एक किसी मित्र ने हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को कमेंट कर पूछा है कि सर इस क्वेश्चन को लगवाइए, सॉरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उन्होंने भेजा था कि सर अगले मॉडल पेपर में से जरूर इंक्लूड करिएगा, क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो मैं इसे बताने वाला हूं। इसको मैंने इंक्लूड किया और ये क्वेश्चन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, तो वैसे भी मैं इसे इंक्लूड करता, लेकिन अब ये बहाना भी मिल गया हमें, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप भी आया। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा, और कई सारे एग्जाम में इंक्लूडिंग पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी ये पूछा गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है 3 वर्ष बाद दे ₹1092 को वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? किस्त का मान क्या है? ठीक है, ये पूछा गया। आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझना है। अगर मैंने मान लिया कि मैंने x रुपया किस्त बांध लिया, मुझे कितने साल बाद तक, कितने साल में पे करना है? 3 साल बाद दे, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। मेरे पास 3 किस्तें हैं, चौथे साल हमारा मामला फाइनल हो जाना चाहिए और ये सब टोटल अमाउंट हमारे कितना आना चाहिए? 1091। ठीक है, ब्याज की दर 12% की दर से लग रहा है, तो चलिए हमने पहले साल यानी कि फर्स्ट ईयर, ठीक है, हमने कितना दिया? हमने मान लिया कि हमने x रुपए की किस्त बनाई हुई है, तो हमने लिख दिया कि सर x रुपए की किस्त हमने मान ली। अब दूसरे साल आएंगे, सेकेंड ईयर जब आएंगे, तो ऑब्वियस है मैं इस पर ब्याज भी लूंगा, और किस दर से लूंगा? 12%। इस किस्त पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितने साल का? 1 साल का। पिछले आपने 1 साल गुजारा, ये 0 से 1 ईयर, ये 1 से 2 ईयर, और अगला आएगा आपका 2 to 3 ईयर। अब इससे आप बात समझ जाएंगे आराम से। तो ये 0 to 1 ईयर बिताने के बाद अगले साल आप पे करने आ रहे हैं, तो आपको x रुपया किस्त तो देना ही देना है, और x पर आपको 12% ब्याज भी देना होगा। तो x प्लस PTR/100, P का मतलब x से, T का मतलब 1 साल से, और R का मतलब 12 से, बटे में क्या लगा दिया? 100। ऐसे ही अगले साल जब बढ़े तो फिर कहे सर जी अब किस्त जो हमने बांधी थी उसको 2 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 2 साल। तो x प्लस x गुणे 2 गुणे 12/100, PTR/100। ठीक है, और बराबर 1092। क्लियर हो गया? तो x x x 3x हमारे पास है मित्रों, ये मिलकर क्या हो जाएंगे? 3x। इन दोनों के लसापा सेम है, 12 दूना 24 और 12 मिलकर 36x, नीचे 100 बराबर 1092। 100 तिहाई 300 और 36 मिलकर 136x, बटे में क्या लग जाएगा? 100 बराबर 1092। 4 से काट दें, 4 तिया 12, ठीक है, और 4 नवा 36, 4 से काट दें, 4 दूना 8, 2 9, 4 7 28, 4 तिया 12। तो 39 से इसे ट्राई कर लें, शायद कट जाए। तो 39 से हम ट्राई कर सकते हैं इसे 7 बार। 7 नवा 63, 7 त्रिक 21, 21 और 6 27, बिल्कुल 7 बार में ये क्या करेगा? कट जाएगा। तो 100 का गुणा हुआ 7 से, x बराबर कितना आ गया? 700 आ गया। ठीक है, तो हमारी किस्त कितने रुपए की बधी हुई है? 700 रुपए की किस्त बधी हुई है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, काफी पसंद आए। धन्यवाद मित्र इस सवाल को भेजने के लिए। काफी प्यारे मित्र हैं हमारे साथ, शुरू से ही पॉलिटेक्निक की तैयारी से जुड़े थे ऑफलाइन में, और अब ऑनलाइन में भी उनका शानदार योगदान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। किसी धन, ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का मिक्स क्वेश्चन आजकल इधर के ईयर्स में खूब पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। ठीक है, अंतर है 31 का है। ठीक है, यदि ब्याज दर यानी कि R बराबर 10% वार्षिक हो तो धन क्या होगा? तो धन क्या होगा? ठीक है, ऐसे सवाल बहुत कॉमनली पूछे जा रहे हैं मित्रों इधर, तो आपको ध्यान ये देना है, ये सवाल अगर मैं नॉर्मली लगाने बैठूं, एक बार मुझे साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। सवाल पढ़ लें एक बार। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एक बार आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तथा साधारण ब्याज यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, में अंतर 31 का, दोनों निकालकर घटाकर 31 लिखिए, और ब्याज दर आपको 10 दिया हुआ है, तो धन कितना होगा? ऐसे सवालों के लिए ट्रिक यूज करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, क्योंकि ये कॉमनली आने वाले प्रश्न है। अगर 2 वर्ष का सवाल है
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका जो मिश्र धन होगा उसके लिए हमारे पास सूत्र होगा कि अंतर जो आपको दिया है वो ले लीजिए इनटू 100 बाई दर का होल स्क्वायर। और अगर 3 वर्ष का सवाल है, ठीक है, अगर 3 वर्ष का आपका सवाल है तो आपका जो मूलधन, यहाँ मूलधन रहेगा आपका, तो आपका मूलधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतर, सेम वही फॉर्मूला देखिएगा, इंटू 100 बाई दर का होल स्क्वायर। इतना चीजें तो सेम रहेंगी और यहाँ पर आपका एक चीज और बढ़ जाएगा, वो क्या बढ़ जाएगा आपका 100 बाई आर प्लस 300, एक टर्म बढ़ जाएगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अंतर गुणे 100 बटा दर का होल स्क्वायर और यहाँ पर 100 बटा आर प्लस 300, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाकर आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। हमसे जनरली 2 और 3 वर्ष का ही पूछता है। आप देख सकते हैं आपके सवाल में कितने वर्ष का पूछा गया है, 3 वर्ष का। अंतर दिया हुआ हमको हल में देख लीजिएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। अंतर कितना दिया हुआ है 31, ठीक है। ब्याज दर आर हमें 10% दिया है, सवाल 3 वर्ष वाला है, तो 3 वर्ष का फॉर्मूला मूलधन बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंतर गुणे 100 बटा दर के पावर में होल स्क्वायर गुणे 100 बटा आर प्लस 300, ठीक है। तो अंतर हो गया 31, 100 बटा दर का मतलब 10 का होल स्क्वायर, 100 बटा 10 प्लस 300, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको काटिए, ये आपका 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आ जाएगा 3100 और यहाँ 100 बटा 310 आएगा, एक जीरो काटिए, 31 से भी काट लीजिए, तो 100 और 10 का गुणा आ जाएगा 1000 रुपए, यानी कि हमारा जो मूलधन था वो 1000 रुपए के बराबर है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको पसंद आए, काफी अच्छा लगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने किसी भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन रिपीट करने का प्रयास नहीं किया मित्रों। प्रयास ये है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के जरिए सारे टाइप मिल जाएं। ए की आयु, बी की आयु की दुगनी है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ठीक है। वर्तमान की बात करिए पहले। वर्तमान में हमारे पास क्या है, ए है अगर, तो मैंने मान लिया कि ए की आयु x वर्ष है, तो कहता है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो इसको x मत मानिए, बी को x मान लीजिए, अच्छा रहेगा। अब अगर इसको हम बी वर्ष मान ले तो ए इसका 2 गुना है, कितना गुना है? 2 गुना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में अगर बी x का तो ए 2x का। अब कहता 8 वर्ष पहले, यहां से 8 वर्ष पीछे जाएंगे, तो 8 वर्ष पहले हमारे पास जो डाटा है वो कहता है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु, जो नया होगा ए का आयु 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले जाने पर देखिएगा आप क्या करेंगे, पहले कहेंगे सर जितना है उससे 8 कम हो जाएगा, जो भी आज आयु हमारा होगा वर्तमान से 8 कम हो जाएगा, तो 2x माइनस 8। और बी डैश की बात कर लें, इनका x था 8 वर्ष पहले, x माइनस 8, ये भी हो जाएगा। अब कहता है a की आयु b की 4 गुनी है, तो यानी कि a डैश बराबर 4 टाइम्स b डैश, ठीक है। तो यहां से हमारा संबंध मिलेगा 2x माइनस 8 बराबर 4x माइनस 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 32, और ये इधर, तो 32 में से 8 गया हमारा, तो जवाब हो गया 2 और 6 गया, तो 24 बच जाएगा। इधर आपका 4x से 2x गया तो 2, तो 2 से काटने पर कितना आ जाएगा 12, x बराबर 12 आ गया। अब क्वेश्चन पूछा 8 वर्ष बाद बी की आयु, देखिएगा कितने वर्ष बाद, केवल किसकी आयु पूछा है, बी की। 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, कहेंगे अगर आज x के हैं सर तो कल को 8 और बढ़ जाएंगे, x प्लस 8 हो जाएंगे। x की वैल्यू 12 आई है, 12 में 8 जोड़ दीजिए, 12 8 क्या हो जाएगा 20 वर्ष। तो आंसर हुआ कि 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ये आयु संबंधित सवाल रहा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल आते हैं, बहुत लोग चर में x और y लेकर लगाते हैं, ये मुझे पसंद थोड़ा नहीं आता।
अगर आप चाहें तो किसी भी सवाल में आपको y की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, हर सवाल x से ही लग जाता है, ठीक है, एक ही चर से लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं डायग्राम देकर समझा देता हूं। एक टब है जिसमें 50 लीटर ग्लिसरीन है, 50 लीटर ग्लिसरीन है, ठीक है, और इसमें से मैंने क्या किया, 5 लीटर बाहर निकाला, ठीक है, ग्लिसरीन, और फिर 5 लीटर इसमें हमने क्या किया, जल डाल दिया, ठीक है, इसके स्थान पर 5 लीटर ग्लिसरीन बाहर, इसको मिलावट करना कहते हैं, निकाला और उसके जगह 5 लीटर जल डाल दिया। अब ये कहता है यह प्रक्रिया और 2 बार दोहराई गई, यह प्रक्रिया और 2 बार दोहराई गई, और 2 बार दोहराई गई, 2 बार दोहराई गई, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बर्तन में शेष ग्लिसरीन की मात्रा, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर लगातार मिल रहा है, ठीक है, क्या होगी। अब देखिए कॉमन आंसर क्या दे देते हैं बच्चे, कहेंगे 50 है, 3 बार निकाला आपने, 1 बार निकाला और 2 बार, मतलब देखिए 1 बार निकाला था और कहा फिर यह प्रक्रिया और 2 बार, यानी कि और 2 बार आगे बढ़ेंगे, 2 1 3 बार, तो 5 तिया 15। उन्होंने कहा सर 15 घटा दो 35 आ जाएगा। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, आप जब इसको निकालेंगे 5 लीटर और जल डालेंगे तो जल और ग्लिसरीन मिल गया। अब अगली बार जब आप निकालोगे तो जल के साथ ग्लिसरीन भी, सॉरी ग्लिसरीन के साथ जल भी बाहर आएगा। तो इसका एक बढ़िया फॉर्मूला है इस प्रक्रिया के लिए, वो फॉर्मूला क्या है कि शेष मात्रा यानी कि ग्लिसरीन की जो मात्रा आपसे पूछी जा रही है उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, x माइनस वाई बाई एक्स के पूरे पावर पर n, ठीक है, ये है। x क्या है, प्रारंभिक मात्रा, किसकी, ग्लिसरीन की प्रारंभिक मात्रा, और y क्या है, वह मात्रा जो बार बार निकाली जा रही है, वह मात्रा जो बार बार निकाल रहे हैं, बार बार निकाली या डाली जा रही है, या डाली जा रही है, ठीक है। और ये है आपका n, तो जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, जितनी बार आपने पुनरावृत्ति की है। तो ये फॉर्मूला लगाने से इस प्रकार का सवाल सहजता से आ जाता है। आपके सवाल में देखिएगा प्रारंभिक मात्रा x का मान 50 है, ठीक है, और जो बार बार निकाल या डाल रहे हैं अमाउंट वो 5 लीटर है। n की बात कर ले, कितनी बार दोहरा रहे हैं, तो एक बार कर बताए और कहा ऐसे ही 2 बार और कर लेना, तो 2 1 3 बार हो गया। तो शेष मात्रा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जवाब है सर x, यानी कि x माइनस वाई बाई एक्स के पावर n, यानी कि 50, फिर 50 माइनस 5 बटा 50 के पावर n का मतलब 3। तो चलिए सिंप्लीफाई करें, 45 गुणे 45 गुणे 45, और नीचे हो जाएगा आपका 50 गुणे 50 गुणे 50, क्यूब होने के नाते 5 से 10 बार में, 9 बार में, 9 बार में, 10 बार में, 9 बार में, 10 बार में, फिर 1 0 काटे 5 दूना 10, तो 9 9 81, 9 1 में 9, 9 8 72, 729, और नीचे 20, 20 से भाग दे दे तो 20 तिहाई 60 और 1 2 9, ठीक है, ये तो बचेगा। तो 20 छक्का 120, 9 0 यानी कि 20 चौका 80, और फिर 20 पंजे 100, यानी कि आंसर हुआ। अब उसमें बची हुई मात्रा जो है ग्लिसरीन की वो 36.45 होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये पिछले मॉडल पेपर से बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन रखे गए हैं, जो एकदम आपको मैंने बोला कि 2-3 मॉडल पेपर में आपको लगभग पूरे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और फिर आपके लिए पॉलिटेक्निक एग्जाम काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं, आगे हमारा ये भी प्रयास है कि अभी फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चंस के 2 सेट आपको कराए जाएं, पर मित्रों कोशिश ही की जा सकती है, हर बात की गारंटी तो दे पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं हार मान रहा हूं, मेरे ऊपर ऑफलाइन क्लासेस के भी कुछ ऐसे वर्क हैं जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस समय। प्रारंभ में हम लोगों ने काफी कुछ लॉकडाउन के नाते काफी वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराए, नहीं तो उतने सारे वीडियो बना पाना 2 या 3 महीनों में 120 130 केवल पॉलिटेक्निक के, बाकी अन्य सेक्शन तो अलग थे ही थे, मुश्किल काम था। आइए देखते हैं क्वेश्चन, x 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 2/3 प्लस 2। अब यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर मैं ये तीनों लेकर इसके ऊपर क्यूब लगाऊं तो इसे खोलने में बड़ा दर्द होगा हमको, ठीक है। ये देखिए x क्यूब चाहिए, इसको स्क्वायर खोलना हुआ तो भी दर्द होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर काफी बड़ा, फिर x है, x सही है। तो हम ये सोचे कि क्यों ना हम क्यूब पर विचार करें, और अगर यहाँ पर क्यूब आएगा, यहाँ क्यूब आएगा तो ये घातें हटनी शुरू हो जाएंगी।
तो बस इसी लॉजिक के साथ हम सवाल का प्रारंभ करेंगे कि जो वाहियात या खुरापाती चीजें हैं उन्हें एक तरफ और जो सिंपल चीजें हैं उन्हें एक तरफ कर लें और फिर विचार करें सर कि आपको क्या क्या चाहिए। तो जवाब है सर, पहले तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका x - 2 बराबर 2 के पावर 1/3 और 2 के पावर 2/3। अब हमें चाहिए x क्यूब, हमें चाहिए x क्यूब पहले, तो हमने कहा चलिए यहीं पर क्यूब लगा दीजिए, हो सकता है आपका बहुत सारा काम यहीं से बन जाए, क्योंकि जब क्यूब लेंगे तो a - b का होल क्यूब बनेगा और फिर ये हमारी हेल्प करेगा। याद होगा आपको, उम्मीद करते हैं a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है -3ab माइनस ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। बताइए जरा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब, b क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, फिर 3ab यानी कि x x इधर हो गया और साथ में इसके बगल में हो गया 2, फिर x माइनस 2, उधर देखिए जरा a माइनस बी का होल क्यूब तो a क्यूब, फिर प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब, हाँ ठीक है, इधर प्लस है तो a क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस के फॉर्मूले में क्या होता है, सभी चीजें प्लस होती हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 2/3 और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3, ये सब आ जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा आपका 8, 3 दूना 6x, अंदर गुणा होगा तो 6x स्क्वायर, 3 दूना 6x का 2 से गुणा, 6 दूना 12x, ये आ जाएगा। इधर देखिए 3 की 3 घाटे कटती चली जाएंगी तो ये आ जाएगा 2, उधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3। आगे बताइए जरा, आधार सेम है, घात जुड़ जाएंगी तो 2 के पावर 1/3 2/3, 2 1 3/3 आ जाएगा, काटने पर 1 आ जाएगा। इसका क्या करें, कहे मित्रों कुछ करना और ना नहीं है, ये देखिए जरा, यही लॉजिक है इस सवाल की, ये है ये है, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो जवाब होगा सर x माइनस 2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हुआ x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, उस तरफ 4 2 6 और ये 3 दूना 6, तो 6x माइनस 6 दूना 12। अब सभी को ध्यान से देखते जाइए जरा, हमें क्या चाहिए, x क्यूब 6x स्क्वायर 6x चाहिए, तो इसको इधर ले आए, 12 में से 6 जाएगा 6x हो जाएगा, तो x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब आगे कहें सर और कुछ कह नहीं है, मान चाहिए, तो सभी अंकों को एक तरफ, तो 8 6 14 और 14 में से हमारा 12 गया, तो 12 में 14 में से 12 गया, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम का देखिए यही पूछा है, इस पूरे सिस्टम का आंसर कितने के बराबर, 2 के, ठीक है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा भी गया है मेरे दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। 7 क्वेश्चंस की कड़ी हमने खत्म कर ली है। इस वीडियो में हम 25 सवाल लगाएंगे, इन 25 सवालों से के बाद फिर अगले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन और लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा समुच्चय से 240 विद्यार्थियों के एक समूह में 200 लोग इतिहास पढ़ते हैं और 90 भूगोल लेते हैं, ठीक है, और कहता है यदि 20 विद्यार्थी दोनों में कोई विषय नहीं लेते, दोनों में कोई विषय ना लें, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है आपका समुच्चय का, एन ए यूनियन बी बराबर, जवाब है सर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या, ए में मौजूद सदस्यों की संख्या प्लस बी में मौजूद सदस्यों की संख्या, फिर माइनस घटा दिया ए इंटरसेक्शन बी यानी कि उनके कॉमन सदस्यों की संख्या। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास सवाल में 240 विद्यार्थी हैं, कुल हैं 240,
और अगर मैं कहूं कि कितने लोग इतिहास और भूगोल में भाग ले रहे हैं, यूनियन दोनों को मिलाकर, तो जो होगा सर पूरे 240 नहीं, क्योंकि इसमें 20 ने इनमें से कोई विषय नहीं लिया है। तो सबसे पहला काम 240 में से हम क्या करें, 20 निकाल दें, तो ये हो गया 220। अब आगे कहता है इतिहास पढ़ने वाले 200 हैं, तो ठीक है सर, इतिहास वाले हो गए हमारे पास 200, और भूगोल वाले सर कितने हैं हमारे पास हैं सर 90। अब कहता है कि सर इन दोनों को मिलाकर अगर मैं पूछूं कि क्या होगा, तो देखिए बिल्कुल वही फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी, ए की जगह ई है और बी की जगह भू है, तो ये हो जाएगा एन ई प्लस एन भू, यानी कि भूगोल में मौजूद लोगों की संख्या, और माइनस एन इतिहास इंटरसेक्शन भूगोल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर संख्या हो गई 220, इतिहास में हमारे पास संख्या कितनी हो गई 200, भूगोल में 90, और ये निकालना था इतिहास इंटरसेक्शन भूगोल, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा कुल 290, ये 220, और 290 आकर जब 220 से घटेगा तो हमारे पास सदस्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 70 माइनस 70, उधर इतिहास इंटरसेक्शन भूगोल। यही पता भी करना था कि इतिहास और भूगोल में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन, ऐसे लोग जो दोनों ही विषय लिए हो, इतिहास भी लिए हो भूगोल भी लिए हो, उनकी संख्या कितनी हो गई हमारे पास 70 यानी कि 70। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ए की वैल्यू दिया है, यदि ए बराबर आपके पास है 1 2 3 4, बी का मान है आपके पास 1 3 4 5 6, और सी की वैल्यू है 1 4 7 8। तो क्वेश्चन ये है कि तो ए माइनस बी यू इंटरसेक्शन सी क्या होगा। ठीक है, हल में आ जाइए, कहिए सर a माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालना बहुत आसान काम है। पहले b इंटरसेक्शन सी, b इंटरसेक्शन सी का मतलब b और c में उभयनिष्ठ सदस्य। ठीक है, तो इंटरसेक्शन और c का मतलब 1 4 7 8। आप जरा आराम से देख ले दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 है 4 है, 1 है 4 है, और कोई सदस्य नहीं, तो यानी कि कॉमन सदस्य 1 और 4। और फिर हमसे कहता है a में से b इंटरसेक्शन c घटा दो, तो a की वैल्यू 1 2 3 4 और b इंटरसेक्शन की वैल्यू 1 और 4, तो 1 से 1 और 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ आंसर में क्या बच गया 2 और 3। ठीक है, तो आंसर है हमारा a माइनस बी इंटरसेक्शन c का मान 2, 3। बहुत बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से, पिछले साल भी आया था, पिछले के पिछले साल भी आया था, ए से बी जाती है, ठीक है, तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी, कार की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए लगाकर देखा जाए क्या होता है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं पूछूं तो कहेंगे सर जी औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी, यानी कि S1 अभी के लिए जाना और आना, तो S1 प्लस S2, और उन्हें तय करने में लगा समय T1 और T2। तो हम जा कितना रहे हैं हमें मालूम नहीं है, तो हमने माना A से B कितना दूरी है, A से B माना A से B x किलोमीटर है। ठीक है, यही मान लेते हैं। ठीक है, तब बताइए जरा, जा भी रहे हैं A से B, ठीक है, यानी कि S1 आपका हो गया A से B, और आ रहे हैं A से B, ये क्या हो जाएगा हमारा B से, यानी कि दोनों ही कितना हो गया x और x किलोमीटर। फिर कहता है आने और जाने में लगा समय, तो आने में लगा समय की बात कर लें, तो आने या जाने में लगा समय, तो समय के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। समझ में आ रहा है, आप ऐसा समझ लें, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है हमारी x, जाते समय चाल कितनी 60, आते समय दूरी वही है x, चाल कितनी है 80, ऊपर x और x मिलकर 2x, यहां से x कॉमन, 60 और 80 का लसापा हमारा हो गया 8 6 48, 480,
तो 6 8 48 और 8 6 48, ये x x कटा, ऊपर हमारा हो गया 2 गुणे 480 बटा 8 6 14, तो 2 7 14 और 7 6 42, फिर हमारे पास 6 और 0 बचा तो 7 8 56, 4 रिमाइंडर बचा, 4 बता 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 6 42, हाँ ठीक है, ठीक है। 7, एक मिनट गड़बड़ हो रहा, 7 6 42 और 6 0, ठीक है, 7 8 56, 68 सही, 4 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स बराबर 2 सही 1 बटा 6 हो, तो एक शर्त भी है कि x 0 भी नहीं होना चाहिए, x 1 भी नहीं, तो x का मान क्या होगा ये जानना चाहता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। x अपॉन 1 माइनस एक्स और x 1 माइनस एक्स में आप एक खासियत देख रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। तो मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने कह दिया कि सर x अपॉन 1 माइनस एक्स को थोड़े देर के लिए अंडर रूट भी हटाना है, तो कुछ नया मान लीजिए, मान लिया कितना है वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एक्स बाई एक्स, अगर इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको रख दिया जाए तो ये हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 6 दूना 12 1 13 बटा 6। तो कहेंगे सर जी y प्लस 1 बाई वाई बराबर 13 बटा 6, यहाँ y आएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई बराबर 13 बटा 6, क्रॉस गुणा, जवाब हुआ सर 6y स्क्वायर प्लस 6 बराबर 13y, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमको, आइए सिंप्लीफाई कर लें। तो यहां पर मामला हो जाएगा आपका 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0, 6 के 36, 36 का ऐसा गुणनखंड कि 13 आए। तो सोचिए जरा, 36 का ऐसा गुणनखंड कि 13 आए तो 36 कैसे कैसे कट सकता है, 9 चौक 36, ये काम कर जाएगा। तो 9y माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0, पहले दो में 3 कॉमन, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, दूसरे में 2 कॉमन, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 बराबर 0, यानी कि मिल गया 2y माइनस 3, और क्या मिल गया 3y माइनस 2 बराबर 0, यानी कि y बराबर 3/2 और y बराबर 2/3। बट हमें y नहीं निकालना, हमें क्या निकालना x। अब फिर से आप जरा देख लीजिए, हम जानते हैं x 1 माइनस एक्स बराबर वाई स्क्वायर है, तो इट इंप्लाइज हमारे पास दो रास्ते खुलते हैं, एक हो गया x माइनस 1 बाई एक्स बराबर वाई स्क्वायर, वाई का मतलब 3 बटा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्रॉस गुणा अगर हम करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर 4x, और 9 का गुणा तो 9 माइनस 9x, 9 4 13, नीचे आ जाएगा अंक आपका, तो x बराबर 9 बटा 13, ठीक है। चलिए अगला x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 2 बटा 3 रखेंगे तो 2 बटा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 और ये 9, तो क्रॉस गुणा 9x, ये हो जाएगा 4 माइनस 4x, तो 9 4 13x, और x बराबर 4 बटा क्या आ जाएगा 13। तो ये रहा हमारा समाधान, x की दो वैल्यू हो सकती है 9 बटा 13 अथवा 4 बटा 13, हम पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लगाने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। हमारे पास दो थ्योरम होते हैं, एक होता न्यून कोण प्रमेय, एक होता अधिक कोण प्रमेय। तो सबसे पहले अधिक कोण प्रमेय जरा समझ ले, दोनों की स्टेटमेंट बहुत ही क्लोज मामला है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें इस तरीके से हमारे पास है, ए है, ठीक है, बी और सी, ठीक है, अगर हमारे पास है, हम यहाँ से ये देखिएगा, ये एंगल हमारा मोर देन 90, इसलिए इसको अधिक कोण प्रमेय कहते हैं। तो अब इसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ऐसे मिला दें, नाम दे दे डी, तो यहाँ एक संबंध होता है कि AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं AB और BC स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस लगाइए, इसी B से इस तरफ, इसी B से इस तरफ, तो यानी कि 2BC BD, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार न्यून कोण प्रमेय भी होता है हमारे पास, न्यून कोण प्रमेय, ठीक है। अब ये न्यून कोण प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपके पास एंगल जो है 90 से कम है, जैसे ये वाला है आपके पास ABC, ठीक है, ऐसे लिख दिया,
तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, लंब डालिए जिसको डी नाम दे देंगे। तो फिर मैं कहूंगा कि AC स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन, AB और BC, तो यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और फिर यही B से D और B से C, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2 टाइम्स BD और BC, पर यहाँ प्लस के बजाय क्या आएगा, माइनस। न्यून कोण में बीच में क्या आता है, माइनस, अधिक कोण में प्लस। तो ये बढ़िया सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 त्रिभुज ABC में, ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC डॉट AC, तो एंगल C की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ प्लस होना, पर दो मिस्ड है, दो नहीं है, यहाँ पर दो होता तो खुद थ्योरम हो जाता, पर सबसे बड़ा हेल्प प्लस है। तीनों अगर प्लस रहेगा तो कौन सा डायग्राम बनेगा, अधिक कोण वाला बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बार नाम हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमने AB का स्क्वायर लिया है ना, तो यहाँ पर हमने A लिख लिया और यहाँ पर लिख दिया B, ताकि उसी जैसा बिल्कुल रहे। AC का हमने स्क्वायर लिया था ना, तो AB वहां लिख दिया, यहाँ C। अब बताइए AB स्क्वायर बराबर आप क्या लिखते, तो जवाब है सर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चलेगा। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ C से उधर और C से इधर, देखिए B से उधर और B से इधर, तो क्या लिख देते, प्लस 2 टाइम्स BC, और अगर इसका नाम D हो तो CD कह सकते हैं। ये हमारा थ्योरम है, ये हमारा प्रमेय है, ठीक है, ये प्रमेय है। और हमें एक चीज और है कि हमें दिया है, क्या दिया है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर प्लस BC और AC, ये हमको दिया है। तो दोनों बातें गलत तो हो नहीं सकती, ये दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर। इट इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं दोनों पक्ष अगर बराबर हैं एक तथा दो से, तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा हमारा, बराबर। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC और CD बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC AC। अब देखिए आराम से, ये दोनों पद हमारे क्या हुए, कट गए। फिर हमने गौर किया तो BC BC को भी काटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये काटेगा। तो अब हमारे पास आ रहा है जो रिजल्ट, उसमें जरा गौर करिए क्या मिल गया हमको। जवाब है सर 2CD बराबर AC, तो क्यों ना हम दो को इधर और एक को इधर, तो CD बाई क्या लिख दिया, AC बराबर 1/2। अगर यहाँ कुछ ना हो तो 1 तो लिख ही सकते हैं। अब जरा डायग्राम देखिए, CD बाई AC। अब अगर इधर की बात करूं तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल मेरा C होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला C है, ये तो बाहर है, C का एक्सटीरियर है, C का बहिष्कोण है। तो हम कह सकते हैं सर CD बाई AC, ये हमारे समकोणीय त्रिभुज में आधार का काम कर रहा होगा, और ये किसका काम कर रहा है, कर्ण का। तो आधार बटा कर्ण, ये क्या है हमारा, आधार बटा कर्ण। तो इसलिए हम कह सकते हैं सर आधार बटा कर्ण होने के नाते ये cos थीटा लिखा जा सकता है, cos अल्फा 1/2। इसका मतलब अल्फा बराबर cos का 1/2 होता है। जवाब होगा सर 60 डिग्री पर। अब इसीलिए हम पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए इन दोनों के योग में, इन दोनों का योग अल्फा और C का योग कितना होगा। जवाब होगा सर 180, ठीक है। तो हम कह सकते हैं C बराबर 180 माइनस अल्फा, यानी कि 180 माइनस 60, आंसर आ गया 120 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मुझे लगता है कि आपको आसान लग रहा होगा सवाल सारे, ठीक है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और लेते हैं, उस पर सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है हमारे लिए, और बड़ा ही आसानी से आ भी जाता है। तो आइए देखिए इसी पर एक अगला हमारा कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, नाम है उसका AB और C, तो इसे हम बीचों बीच से फाड़ दें ताकि ये दोनों एंगल हमारे सेम हो जाए, तो यहाँ नाम क्या दे दिया जाएगा, D, ठीक है। अब इस स्थिति में हमारे पास रिलेशन होता है दिस बाय दिस और दिस बाय दिस का रेशियो बराबर, यानी कि AB बाई BD कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं AC बाई CD, इसका रेशियो क्या होता है, बराबर। तो आसान है, इधर का इसके साथ, इधर का इसके साथ। शर्त ऊपर के कोण बराबर होने चाहिए, यानी कि अर्धक होना चाहिए ऊपर वाला कोण। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इस तरीके से दिया है और कहा है कि भैया दोनों एंगल बराबर भी हैं। ये 8 सेंटीमीटर है आपका, ये 5 सेंटीमीटर है आपका, और ये पूरी लेंथ आपके दिया है 6 सेंटीमीटर। एक और काम किया है, इसे 1 सेंटीमीटर लिख दिया है, यहाँ नाम दे दिया आपका A B C और D। क्वेश्चन में पूछा है कि सर x की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है, तो आप जरा बताइए इस सवाल में क्या करना ही है हमको। हम कहेंगे सर जी ये देखिए कितना आसान काम है, आपने यहां से डाल दिया है पूर्ण अर्धक, ये C हो गया, इधर वाला आपने x बोला तो इधर वाला कितना हो जाएगा, कहेंगे कुल 6 था, 6 में से x निकाल देंगे तो इधर कितना बचेगा 6 माइनस x। ठीक है, यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ आपका 5 सेंटीमीटर। अब बताइए जरा दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस सेम होगा, इक्वल होगा, तो 8 अपॉन 6 माइनस एक्स बराबर 5/x, इनका क्रॉस गुड़ा 8x बराबर 30 माइनस 5x, तो अब हमारे पास आ रहा सर 3x बराबर 30। ठीक है, सॉरी 8 5 13 हो जाएगा, 13x बराबर 30, x बराबर 13/13, 13 13 दूना 26, 4 बचेगा रिमाइंडर 4/13 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मित्रों, सब हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं रेगुलरली ये सब सवाल। और अगर आपका 2-3 मॉडल पेपर में सारे पेपर ही पूरा का पूरा बच जाए तो ब्लेम ना लगाइएगा कि मुझे पेपर का हाल चाल मालूम था, मुझे अनुभव मालूम है, और अनुभव के आधार पर हमेशा जो बातें की जाती हैं उसमें अधिकतर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे मिल जाते हैं, बाकी किस्मत की बात है। देखिएगा त्रिभुज ABC में BC के समांतर, BC समांतर है EF के, और EF, ठीक है EF समझ गए होंगे, XY रेखा, XY समांतर है BC के, ठीक है, जो AB तथा AC को, जो AB तथा AC को E तथा F पर काटती है। यदि त्रिभुज AEF अनुपाते चतुर्भुज EFBC का क्षेत्रफल में अनुपात है 1:4 का, तो क्वेश्चन है AE अनुपाते EC क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम की बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है सवाल इस तरीके से है कि हमारे पास ABC एक त्रिभुज है और इस BC के समांतर एक रेखा खींची गई जिसका नाम दे दिएगा XY, इसे कहाँ काट रही है, AB को E पर और AC को F पर काट रही है। और फिर हमने कहा कि इन दोनों में एक अनुपात है AEF, हमारा A के बराबर, देखो 1:4 है तो यहाँ से दिखेगा अनुपात हटाने पर त्रिभुज AEF को हम बोल देते हैं 1:A, और चतुर्भुज EFBC को हम बोल देते हैं 4:A। ठीक है, यानी कि ये A का है तो ये 4A का है, यानी कि इट इम्प्लाइज, अगर मैं पूछूं त्रिभुज ABC कितने का है, का क्षेत्रफल कितने का है, तो कहेंगे सर ये और ये क्या करो जोड़ दो, पूरा बड़ा वाला समोसा यानी कि बड़ा त्रिभुज आपका बन जाएगा। तो कहेंगे सर A + 4A यानी कि कितने का है 5A का। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों में हमें रेशियो पता होता है। ठीक है, त्रिभुज अगर मैं ले लूं AEF, ठीक है, और उसी के साथ त्रिभुज ले लूं ABC, का क्षेत्रफल यहां लिख दें और यहां भी लिख दें का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे दिस अपॉन दिस, ठीक है, यानी कि हो जाएगा AE अपॉन EB का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिख लें AF अपॉन FC, कहें सर जी AF अपॉन FC, ठीक है, का होल स्क्वायर। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल लिया तो स्क्वायर, और केवल त्रिभुज लिया जाता तो स्क्वायर इस पर नहीं लगता। ये रेशियो हमारा होता है। तो आप कोई भी बात कर लें, आपको AE और EC, AE और क्या पूछा गया है, AE और EC लिख दिए थे, ये गलती से हुआ मित्रों, AE अनुपाते AB होगा ये। ठीक है, सही कर ले, AE अपॉन, सॉरी ये देखिए यहाँ पर भी गलतियां हो रही है, इसकी भुजा हो गई आपकी AE और बड़े वाले की क्या हो जाएगी AB, उसी के करस्पॉन्डिंग इसका हो जाएगा AF और इसका हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। हमें केवल इससे मतलब था। अब यहाँ देखिए AEF का A है और ABC का 5A है, उधर हमारा हो गया AE/AB का होल स्क्वायर, तो ये आराम से कट जाएगा, और ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो E अपॉन या रेशियो AB बराबर √1 अनुपाते √5, यानी कि 1 अनुपाते √5, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, सॉरी 16 की तरफ। 16वां सवाल हमारा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके बिंदु दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं 2 3 5 2 और 3 5। ठीक है, पूछ रहा है ये कैसा त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर तो आप जानते हैं क्या कहलाता है, समबाहु। ठीक है, अगर दो भुजा बराबर, ठीक है, तो समद्विबाहु। और अगर एक भुजा का वर्ग, ठीक है, एक भुजा का वर्ग, ठीक है, शेष अन्य भुजा के वर्ग के, अन्य भुजा के वर्ग के बराबर हूं, ठीक है, वर्ग के योग के बराबर हूं, योग के बराबर हूं तो ये हमारा हो जाता है समकोणी त्रिभुज इस टाइप का। ठीक है, और अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तीनों ही, तो इसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु। ठीक है, तो यानी कि किसी भी त्रिभुज का प्रकृति जानने के लिए, स्वभाव जानने के लिए हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इन तीनों भुजाओं की क्या निकालेंगे, लंबाई। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं तीनों भुजाओं की लंबाई। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, ए से बी की दूरी। तो दूरी सूत्र आप जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9, 1 10, अंडर रूट में 10। फिर कहेंगे सर BC, तो कहेंगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4। यहाँ भी कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ, देख लें जरा। 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 3, 2 3 5 2 3 5। ठीक है, तो 3 में से ये वाला निकाल देते हैं, 5 में 3 में से 5 गया है और 5 में से 2 गया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 2 सॉरी 9 4 13। ठीक है, अंतिम में आ गए AC के पास, तो क्या सर ये अंडर रूट 3 में से गया 2 का स्क्वायर और 5 में से गया 3 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, तो 4 1 5, अंडर रूट 5। हम क्या देख रहे हैं, तीनों भुजाएं हमारी बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा त्रिभुज है सर, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आराम से आप देख सकते हैं, बस केवल दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। फिर वहां पर फिर देखिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, हमने देखा तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मान इनके अलग अलग हैं, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 3 4 का y अक्ष के परितः प्रतिबिंब, y अक्ष के परितः प्रतिबिंब। बहुत अच्छा सवाल है, केवल कॉमन सेंस का। अब यहां पर देखिएगा जरा इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने एक कार्टेशियन तल बना लिया, 3 4 का मतलब ये 0 0 है, तो 1 2 3 ऊपर गए 1 2 3 4, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 3 कामा 4। अब ये जो y अक्ष है वो हमारे लिए दर्पण बन गया। तो आप जानते हैं जब हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो क्या होता है, तो जवाब होता है सर शीशे में जितना आप देखेंगे, जितनी दूरी पर यहाँ खड़े हैं उतनी दूरी इधर आएंगे, जितना ऊंचा इधर होंगे उतना ही ऊंचा इधर आएंगे। तो हमने कहा सर जितना उधर उतना इधर जाने का मतलब 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा -1 -2 -3। उतना ही ऊपर आने का मतलब 1 2 3 4, क्या हो जाएगा -3 कामा 4। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब ये रहा, हमारा वस्तु और ये रहा हमारा प्रतिबिंब। तो आंसर है हमारा कि सर इसका प्रतिबिंब शीशे में देखने पर अगर y अक्ष को मानते हैं तो आएगा -3 कामा 4। इसी प्रकार सोचिएगा मित्रों, अगर मैंने यहां पर शीशा लगा दिया होता, नहीं कि x अक्ष को अगर शीशा मान लिया होता, तो फिर कहानी वही बनती कि सर जितना इधर आए हैं उतना तो आना ही पड़ता, अब जितना ऊपर उतना ही नीचे, क्योंकि इमेज आपका अब इधर बनेगा, है ना। तो 1 2 3 4 हो जाता, तो -3 3 तो यहाँ आते ही, लेकिन नीचे जाने के नाते क्या हो जाता, -4। तो अगर x अक्ष को दर्पण माने तो 3 कामा -4, अगर y अक्ष को दर्पण माने तो -3 कामा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 18वां। यदि a बराबर b के पावर 1/x, b बराबर c के पावर 1/y और c बराबर a के पावर 1/z, तब xyz क्या होगा।
ठीक है, तो पहले ये सोचिए एक्स वाई जेड कैसे मिलेगा। वैसे हम बहुत तरीकों से लगा सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका तो कहेंगे सर जी ए बराबर बी 1/x। ये अगर नीचे आएगा तभी काम बनेगा। और आज आपने अभी आते आते फॉर्मूला पढ़ा कि सर अगर दोनों तरफ लॉग लगा दें तो ये पावर जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये बन जाएगा लॉग ए बराबर 1/x लॉग बी। अब इसको इधर यानी कि कह सकते हैं x बराबर लॉग बी बाई लॉग ए। अब यही काम हमें सिमिलरली, ठीक है, b के लिए करना। c के पावर 1/y है तो log लगा देंगे। log लगाने पर 1/y आगे आ जाएगा, आगे log c, फिर इसे इधर तो y बराबर log c बाई log b हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आते हैं तीसरा वाला, c बराबर a के पावर 1/z। फिर आप log लगाएंगे इधर, वहां भी log लगता तो ये पावर हमारा a के पावर 1/z होता, जो z कहाँ जाता आगे, इसे आगे बुला लिए, इधर ऊपर इसे नीचे, यानी कि z बराबर हो जाएगा log a बाई log c। अब कोई पूछ रहा है हमसे कि सर ये बताइए एक्स वाई जेड कितना होगा, तो जवाब होगा सर x का मान हमने निकाल लिया है log b बाई log a, फिर क्या सर जी y का log c बाई log b, और फिर z का तो जवाब है सर log a बाई log c। अब आप देख सकते हैं ये इसे और ये अंतिम वाला अंतिम को काट रहा है, यानी कि आंसर कितने के बराबर हमारा आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, जहां क्या लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स के पावर 1/2n और एक्स के पावर 1/n -2 बराबर 0। तो हल करो का मतलब समझते हैं हमेशा, इसका मतलब होता है एक्स का मान क्या होगा। अब यहाँ जरूरत है केवल ध्यान से देखने की, 3 इंटू एक्स के पावर 1/2n और 1/n पर जरा गौर करिए, दोनों बहुत कुछ मिलते जुलते, बस यहाँ हाफ है तो हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2n, ठीक ही है सर। और इसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2n का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये 2 जाएगा तो इस 2 को क्या करेगा, काट सकता है। ऐसे लिखने में मजा क्या है कि कहेंगे सर जी मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि x के पावर 1/2n बराबर y है। अब ऐसा अगर हम मान लें तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई का स्क्वायर -2 बराबर 0। तो इसलिए हमारे पास जो जवाब है, सबको एक तरफ ले जाएं पहले, तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाकर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 3y उधर जाकर -3y, ये +2 बराबर 0, तो 2 एक का में 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा, पहला दोनों फैक्टर, ठीक है, y कॉमन y -2 माइनस कॉमन y -2 बराबर 0। अब बताइए इन दोनों से कॉमन निकाल लिया तो y -2 और y -1 बराबर 0। दो आंसर मिल रहे हैं, एक कह रहा y बराबर 2, एक कह रहा y बराबर 1। अब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो क्या है सर जी, देख लीजिएगा y की वैल्यू कितनी है, x के पावर 1/2n बराबर 2। इधर हो गया x के पावर 1/2n बराबर 1। अब आप सभी जानते हैं कि इधर से घात हटाकर उधर भेजेंगे तो ये अंक पलट जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2n और उधर हो जाएगा x बराबर 1 के पावर 2n। तो 1 के ऊपर कुछ भी लगाने का कोई मतलब है नहीं, यानी कि एक आंसर आ गया x बराबर 1। दूसरे वाले में देखिए इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यहाँ n लगा दे तो 2 का वर्ग 4, 4 के पावर n। तो ये हमारे आंसर हो गए। दो आंसर आ रहे हैं मित्रों, एक x बराबर 4 के पावर n, दूसरा x बराबर 1। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको काफी पसंद आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें बड़ा कौन है, 20। क्वेश्चन दिया है √43 -41 √87 -85 अंडर रूट और √99 -√97 √101 -3 √11। ठीक है, ये इनमें सबसे बड़ा कौन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है। इधर देखिए √43 -41 √87 -85, एक ही गड़बड़ हमको थोड़ा दिख रहा है, उसको भी हम सुधार लें तब बात करें। √101 इसे अंदर भेज दीजिए, तो बताइए अंदर 9 होगा तभी तो √3 आया होगा, तो अंदर जाकर ये 9 बनेगा, 9 बनेगा, तो 9 बनने का मतलब 11 9 99। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, यहां इन सभी में अंतर कितने का है, तो कहेंगे सर जी अंतर 2 और अंतर 2
अंतर 2। इन सभी में अंतर कितना है? 2 का है। पॉलिटेक्निक एग्जाम में आता रहता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सभी में अंतर कितने का है? 2 का। तो याद रख रही जी, अंतर समान, हम 2 नहीं करें, 4 भी सब में होता है, तब भी यदि अंतर समान तो सबसे छोटा अंक वाला, सबसे छोटे अंक का जोड़ा, छोटे अंकों वाला जोड़ा, अंकों वाला जोड़ा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और इसका उल्टा भी होता है मित्रों कि सबसे बड़े अंकों वाला जोड़ा सबसे छोटा। ये ट्रिक याद कर लीजिए, आसान है। आपको सबसे बड़ा निकालना है तो सबसे बड़ा का मतलब सबसे छोटे अंकों वाला जोड़ा, तो सबसे छोटा अंक इन सभी में देख लीजिए क्या है? 43, 41। बाकी सभी अंक इससे बड़े हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ, 21 ट्रिग्नोमेट्री से, tan 9, tan 41, tan 45, tan 49 और tan 81 कितना आएगा? ध्यान से देखने की जरूरत है। पूरक कोणों को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर पूरक होते हैं तो अपने आप सवाल लग जाता है। 81 और 9 90, 41 49 मिलकर 90। तो इनमें से किसी एक सेक्शन को कन्वर्ट करिए, चाहे इधर वाला चाहे उधर वाला। मैं इधर वाला कन्वर्ट कर रहा हूं, तो बताइए 9 को मैं लिखना चाहूं तो 90 में से कितना घटा कर लिख सकता हूं? जवाब होगा सर 81। 9 में से 81, 90 में से 81 का कितना आएगा? 9 आएगा। और फिर देखिए 41 है, तो हम 90 में से घटा सकते हैं कितना? 41 पाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा 49। tan 45 की मैं वैल्यू हर किसी को मालूम है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका कॉट है, सॉरी, ठीक है, सॉरी tan ही है, tan ये tan ही है, ठीक है। 1 हो गया। उधर क्या हो गया आपका? tan 49 और tan 81। इधर देखिए जरा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, यानी कि cot 81। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot 49 इंटू 1 इंटू tan 49 इंटू tan 81। अब ये बताइए tan cot किसका उल्टा होता? तो जवाब होगा सर tan का। इसे 1/tan 81 लिखा जा सकता है, इसे 1/tan 49 लिखा जा सकता है। आगे आपके पास tan 49 और tan 81 ऑलरेडी मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? 81 और 49 दोनों काटिए, आंसर कितने के बराबर? 1 के। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया लगेगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम या न्यूनतम मान, ठीक है। महत्तम या न्यूनतम मान, ये अधिकतर आता रहता है महत्तम मान, वैसे इसने पूछा है। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक पकड़िए। a साइन थीटा प्लस b cos थीटा प्लस माइनस जो भी दिया रहे, ठीक है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान ऐसे मुझबानी याद कर लिया, √a² प्लस b², और मिनिमम आपका होगा माइनस √, ये प्लस a² प्लस b² और ये माइनस √a² प्लस b²। तो अगर ऐसा सवाल आया तो मुझबानी आंसर है। तो इधर वापस आ जाइए जरा, देखिए यहाँ पर a और b का काम कौन कर रहा है? आप देख सकते हैं a का काम और b का काम। साइन के पीछे a है और cos के पीछे b है, वैसे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो a का मान 1 है और b का मान √3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम मान क्या होगा? तो जवाब होगा √a² प्लस b², यानी कि √1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो 3 1 4, 4 का √ क्या आ जाएगा? 2। मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर? 2 के। अगला क्वेश्चन, यदि a माइनस बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये हमारा 22 था, ये 23 है। यदि a माइनस बी बराबर कितना है? π/4। तब क्वेश्चन पूछ रहा है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू कितनी होगी, ये बताइए, ठीक है। ये वैल्यू निकालने के लिए जरा गौर करिएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर ले जाऊं तो 1 प्लस tan a, ठीक है, 1 प्लस सॉरी 1 का 1 से गुणा 1, फिर 1 का tan b से tan b, tan a का 1 से हो जाएगा tan a, फिर आ जाएगा आगे आ जाएगा tan a tan b। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि इसका समाधान तो मिल जाए अगर सर ये आप बता सकें, क्योंकि ये तो संख्या है, इससे कोई दर्द है नहीं। अभी चूंकि tan में है, हेल्प के नाम पर यही है, तो हम भी tan ही में इसमें लगा देते दोनों साइड में tan, ताकि tan में ही कोई रिजल्ट आ जाए और हम आंसर निकाल सकें। तो tan a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b बराबर कितना? tan 45 की वैल्यू 1। इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan A tan B, ठीक है। और इधर वाला, अच्छा सॉरी, यहाँ पर सवाल में प्लस दिया हुआ है, प्लस कर लीजिएगा, यहाँ क्या लग जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan A प्लस tan B। अब आपको जो चाहिए वो मिलाइए जरा, tan A tan B के साथ हमें क्या चाहिए, ये भी, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज यहाँ पर है, इसे इधर ले आए तो क्या है सर जी, ये हो जाएगा tan A प्लस tan B, और माइनस इधर आएगा तो प्लस tan A tan B, ठीक है, बराबर कितना 1। तो देखिएगा इस पूरे की वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है, 1 के, टोटल कितना हमारा 1। तो 1 अगर यहाँ रखेंगे ले जाकर यहाँ से वैल्यू, तो 1 और 1 मिलकर आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं इजी लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 24, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना आएगा, ठीक है। तो आइए लगा देते हैं इसको, लसप 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ क्या लगा दिया साइन थीटा, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कटा, साइन से साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कटा, 1 प्लस कॉस का 1 प्लस कॉस से, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 cos थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा। तो यहाँ पर फिर देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर 1 1 प्लस 2 cos थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक एक दो, दो कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये पूरा कट गया, 2 हो गया, और 1 बाई साइन थीटा हमारा हो जाता है क्या, कोसेक थीटा। तो आंसर है 2 कोसेक थीटा। तो आज के सवाल के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि आज के अंतिम सवाल पर हम आ चुके हैं मित्रों, और मुझे लगता है मेरी ये सार्थक पहल आपको काफी पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे वेरिएशंस के साथ ले लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। 25वां सवाल, 18 भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। आइए पहले इसका डायग्राम समझते हैं, फिर फॉर्मूले समझेंगे जो हमने पीछे, सॉरी, जो आपको पहले पता होंगे, जो आपने पढ़े होंगे क्लासेस में छोटे, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्या होगा हमारा। सवाल लिखा है 18 भुजाओं वाले, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग, बहुभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है, अगर कोई पूछे तो जवाब है सर n-2 इंटू 180, या आपने ऐसे पढ़ा होगा 2n-4 इंटू समकोण। दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, जिसमें n है भुजाओं की संख्या। अब बहुभुज की कुछ खासियत भी समझ लें। अगर मान ले इस तरीके से कोई बहुभुज बन रहा है, कितनी उसमें भुजा मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से बहुभुज हमारा बन रहा है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता उसमें भुजाएं कितनी हैं, लेकिन ये जरूर होता है इसका हर कोण क्या होता है, बराबर। तो हम कह रहे हैं सभी कोणों का योग का सूत्र लगा लीजिए, और भुजाएं आपको 18 दिया है, तो इसलिए n बराबर 18 हो गया। तो 18 माइनस 2 गुणे 180, यानी कि आ गया आपका 16 गुणे 180, ये हो गया। अब ये बताइए कि जब ये टोटल कोण है, और ये कितने कोण टोटल होंगे बहुभुज में, तो जितनी भुजा, जैसे त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण, 4 भुजा चतुर्भुज में 4 कोण, वैसे ही 18 भुजा वाले बहुभुज में 18 कोण। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना का होगा, तो जवाब होगा सर प्रत्येक आंतरिक कोण जानने के लिए 16 इंटू 180 में 18 से भाग दें। ये कुल कोण है और कितने लोगों के बीच में बटा है, तो जवाब 18 भुजा यानी कि 18 कोणों के बीच में, तो 18 से भाग दिया, आंसर आ गया सर 160 डिग्री। लेकिन ये अंतः कोण है, यानी कि अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे ये कितना है, ये कितना है, तो ये सब कितने के हैं 160, लेकिन हमसे पूछ रहा बाहरी कोण, यानी कि ये वाला बाहर वाला कोण क्या होगा, ये क्या होगा। इसे अगर मैं x बोल दूं तो ये क्या होगा, ठीक है, या इसको बढ़ा दें, पूछे सर ये क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो जवाब होगा सर ये एक सीधी रेखा है,
सीधी रेखा के दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसलिए 160 धन x बराबर 180। इट इम्प्लाइज ये क्या करेगा, 180 से 160 को घटा दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो बहुत ही आसान काम रहा मित्रों। उम्मीद करता हूं ये भी हिस्सा हमारे मॉडल पेपर 2 का पहला भाग आपको बहुत पसंद आए। इसी उम्मीद और उद्देश्य के साथ कि आपका अच्छा साथ और हमारे इस वीडियो पर प्यारे कमेंट्स और आपके तरफ से ढेर सारे शेयर इस वीडियो के होंगे, ताकि मेरे सार्थक पहल का और मेहनत का परिणाम मुझे मिल सके। फिर तब तक के लिए, जब तक हम अगली वीडियो ना अपलोड कर ले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।